गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 बचपन की यादें। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, यह पाठ एक संस्मरण है जिसमें लेखक अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि वे अपने बचपन के दिनों में क्या क्या कार्य करते थे। आइए पढ़कर समझते हैं कि उनका बचपन हमारे बचपन से कितना अलग था। बचपन में बिताए गए दिनों की यादें आते ही आंखों के सामने अनेक रंग बिरंगे चित्र बनने लगते हैं। सबसे पहले मुझे अपने दिवंगत माता पिता की याद आती है। मतलब लेखक को अपने जो माता पिता उसके अब नहीं है उनकी याद आती है। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रोफेसरों की याद आती है। पड़ोस में रहने वाले उन तमाम लोगों की यादें परेशान करती हैं जिन्हें देख सुनकर मैं बड़ा हुआ और जिन्होंने मेरा पथ प्रदर्शित किया, मतलब कि मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। माँ केवल चौथी कक्षा पास थी, लेकिन रामायण, गीता, पुराण आदि ग्रंथों का नियमित पाठ किया करती थी। मतलब वो हमेशा पाठ किया करती थी। सप्ताह में 2 दिन वे उपवास भी रखती थी। सूर्योदय के पहले वे मुझसे बिस्तर छोड़ देने और सैर पर निकल जाने को कहती। उन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ गई थी, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी। भला कौन ठंड में ठिठुरना चाहेगा। ना नुकुर के बाद उठना ही पड़ता था। घर से निकलने से पहले वे इतना जरूर कहती थी कि एक दौड़ लगा लेना, ठंड भाग जाएगी। और मैं ऐसा ही करता था। अंदर तक क्या है, कपकपी भर देने वाली ठंड पल भर में गायब हो जाती थी। इस तरह सुबह उठने की आदत सी पड़ गई थी। इस तरह मेरा परिचय प्रकृति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों से हुआ। जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं, उनसे क्या हुआ, लेखक का परिचय हुआ। तब मैं महसूस कर सका था कि सुबह मंद गति से बहने वाली हवा जैसे ही हमारे शरीर को छूती है, हमारा मन प्रसन्नता से खिल उठता है। मतलब वो बता रहा है कि सुबह सुबह जो बहुत ही धीरे धीरे जो हवा चलती है और जब वो हमारे शरीर को छूती है तो हमारे मन को एक अलग ही खुशी मिलती है और हम एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। सुबह सूरज के निकलते ही मैं उसे अपनी आंखों से देख भी सकता था। उसकी किरणों का व्यापक प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जिससे शरीर निरोग रहता है। और कहा भी गया है कि निरोग शरीर में स्वस्थ मन रहता है, बुद्धि भी तीव्र होती है, मतलब बुद्धि भी तेज हो जाती है। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोज सुबह उठकर क्या करना चाहिए, प्रकृति की गोद में जाना चाहिए। इसके साथ ही मैंने महसूस किया कि प्रकृति हर पल हर क्षण पुनर्नवा हो रही है। मतलब वो हर पल हर क्षण नई होती जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम के क्रम के बाद रात और रात बीतते ही फिर दिन निकलता है। सूर्योदय के साथ ही शुद्ध शीतल हवा बहने लगती है। कलियां चिटक कर फूल बनने लगती हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराने लगती हैं। एक मादक सुगंध हवा की पीठ पर सवार होकर पूरे वातावरण को महका देती है। मतलब कि मादक सुगंध कैसी होती है, बहुत ही अच्छी जो सुगंध आती है, मोहने वाली। इसी तरह सूर्यास्त होने पर रात आते ही नील गगन में चांद तारों का उदय होता है। इतना कुछ प्रकृति में घट जाता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर पाते। सचमुच यदि हम देर तक सोते रह गए तो फिर हम इन अद्भुत नज़ारों को नहीं देख पाएंगे। मुझे यह भी अच्छे से याद है कि माँ रामायण का पाठ करने से पहले मुझे पास बिठाती और पढ़ने का क्रम जारी रखती। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। 4-6 दिन के अंतराल के बाद वे कभी सिरदर्द या जी अच्छा नहीं लग रहा है का बहाना बनाकर कहती, तुम थोड़ा पढ़कर सुनाओ तो जी अच्छा लगने लगेगा। मैं उसी लय और ताल में पढ़ने का उपक्रम करता। मतलब जैसे उसकी माँ उसको सुनाती थी उसी तरह से वह भी कोशिश करता। इस तरह पाठ्यक्रम के अलावा अन्य किताबों को पढ़ने का शौक मुझ में जागृत हुआ। घर में रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण और भी न जाने कितने ग्रंथ अलमारी में भरे रहते, जिन्हें मैं फुर्सत के क्षणों में पढ़ता। इस तरह मैं अल्पायु में ही काफी कुछ पढ़ चुका था। माताएं अपनी संतानों को सहेजती हैं, संवारती हैं और सुयोग्य बनाती हैं। संतान केवल लाड़ प्यार से नहीं बल्कि त्याग, बिचोह
विछोह क्या होता है? अलग होना, और कड़े अनुशासन से योग्य बनती है। वे अपने बच्चों में किस कुशलता के साथ संस्कारों का बीजारोपण कर देती हैं, इस उदाहरण से क्या है, समझा जा सकता है। और पिता क्या है? पिता अक्सर खामोशी ओढ़े रहते थे। वे कम बोलते और अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते थे। जब मैं चौथी अथवा 5वीं कक्षा का विद्यार्थी रहा हूँगा, वे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली पतली पतली 10-20 पेजों वाली किताबें खरीद लाते। अमूमन क्या है, उनकी कीमत उस समय 1 पैसे से लेकर 1 रुपये तक होती थी, और किताबों में नैतिक शिक्षा पर कई छोटे बड़े लेख छपे होते थे। कुछ किताबों में महापुरुषों की जीवनियां होती थी, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कोमल मन पर गहरा प्रभाव डाला। किसके मन पर प्रभाव डाला? लेखक के मन पर। मैं कक्षा 7वीं अथवा 8वीं में पढ़ रहा हूँगा। वे मुझे पीली दुवन्नी देते हुए क्या कर रहे थे? दुवन्नी क्या होती है? उस टाइम की जो एक मुद्रा थी, वो पैसों की। सिनेमा देख कर आने को वो कहते। यह वह समय था जब देश को आज़ाद हुए कोई 1 दशक ही बीता होगा। उस समय महापुरुषों की जीवनियों पर आधारित धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्में ज़्यादा बना करती थी। उनको देखने तथा समझने का मौका मिला। जब मैं कक्षा 4वीं का विद्यार्थी था, उस समय एक नए शिक्षक का आगमन हुआ। उनका नाम था श्री सुंदरलाल पंवार। वे चित्रकला में पारंगत थे, मतलब उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। उनके आते ही स्कूल नए परिवेश में ढलने लगा था। जगह जगह सुभाषित लिखे जाने लगे थे। सुभाषित क्या होते हैं? मतलब जो कथन होते हैं, बहुत अच्छी जो कहावतें होती हैं, वो लिखे जाने लगे थे। स्कूल में एक बड़ा सा आर्च था, जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से महात्मा गांधी को चर्चा करते हुए चित्र उकेरा था। मैं उनकी गतिविधियों को ध्यान से देखता और स्लेट पट्टी पर बनाने का प्रयास करता। इस तरह मुझे ड्राइंग करने का शौक लगा। कालांतर में, मतलब कि कुछ समय के बाद में, जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, तो मैं हर कविता के साथ कोई ना कोई चित्र जरूर बनाता। एक बार मुझे किसी किताब में यह पढ़ने को मिला कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर फूलों और पत्तियों से रंग उतारकर अपने चित्रों में भरा करते थे। बस अब क्या था, एक सूत्र हाथ लग गया। उन दिनों पोस्टर कलर मिलते थे अथवा नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन फूल पत्तियों से रंग उतारकर अपने चित्रों में रंग जरूर भरने लगा था। फूल पत्तियों में भी रंग होता है ना, तो उनको उतार के वो क्या अपने चित्रों में रंग भरने लगा था। उस समय की बनाई डायरी आज भी मेरे पास सुरक्षित है।